सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज की हमारी इस कक्षा में आज हम व्याकरण का एक जो अध्याय ले रहे हैं वो आप लोगों के लिए नया होगा। इससे पहले आपने इसे नहीं पढ़ा होगा, ऐसा मेरा सोचना है। बहुत ही नया टॉपिक है, लेकिन जितना नया है उतना ही वो इजी भी है। समास नाम जरूर सुना होगा कि समास समास अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। कुछ नहीं, जैसे हमारी क्रिया है, हमारा विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम जो हमने पढ़े, बस उसी तरह से समास है। व्याकरण क्या है? व्याकरण नियम कायदे कानून है। हमारे पास वही पाठ है, उसी पाठ में गद्यांश है, गद्यांश में गद्य है, गद्य में गद्यांश, गद्यांश में वाक्य और वाक्य में शब्द और शब्द में वर्ण। स्टेप बाय स्टेप है। और कई बार जब हम चीज़ों को लिखते हैं, लिखने में हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ इस तरीके से लिखें कि हमको लिखना कम पड़े और हम सारी बातें लिख दें। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं हमारे व्याकरण में कि अगर हम उनका उपयोग करें तो हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं, समझा सकते हैं कम शब्दों का उपयोग करके। तो वही स्थिति है, उसी का एक टॉपिक है समास। ठीक है, समास यानी जब हमें कुछ लिखना पड़े तब हम जो शब्दों का समूह यानी वाक्य हैं या वाक्यांश हैं, वाक्य के अंश या कुछ शब्दों का जो समूह है, उनको छोटा करते जाएं। यानी कि इस तरीके से हम उन्हें छोटा करें कि उनका पूरा जो अर्थ उस वाक्यांश में है या वाक्य में है वो उसके छोटे रूप में आ जाए। यानी अर्थ का परिवर्तन ना हो, लेकिन हम उसको छोटा कर पाए, तो उसे हम समास कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि समास किसे कहते हैं? यानी शब्दों के समूह को या वाक्यांशों को छोटा करके लिखना। ठीक है, या छोटा करने की जो प्रक्रिया, जो तरीका है, उसे हम समास कहते हैं। यानी बड़ी चीज़ों को संक्षिप्त रूप देना, यानी संक्षिप्त यानी वही छोटा, किसी चीज को छोटा करके लिखना या बोलना, लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन का न होना। जब हम दो वाक्यांश को छोटा कर रहे हैं, शब्दों के समूह को छोटा कर रहे हैं, तो उसका जो अर्थ निकल रहा है, वाक्यांश का जो अर्थ है या शब्दों के समूह का जो अर्थ है, वो उनको छोटा करने के बाद भी परिवर्तित नहीं हो, नहीं बदले। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। जैसे कि मैंने लिखा राजकुमार। ठीक है, अब राजकुमार का क्या अर्थ हुआ? राजा का कुमार, राजा का कुमार यानी राजा का बेटा। कुमार यानी आपने पढ़ा है पर्यायवाची में आराम से, कुमार का अर्थ होता है पुत्र। तो राजा का कुमार यानी कि राजा का बेटा। तो अब राजा का कुमार, ठीक है, इसका अर्थ वही निकलता है जो कि हम राजकुमार के कहने पर निकलता है। हमने राजा का कुमार इसको छोटा कर दिया और लिख दिया राजकुमार। अब सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लिखने में भी अच्छा लग रहा है, और इसका अर्थ हमारे में परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरीके से घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है, अब हम इतना पूरा बड़ा बोलें घोड़े पर सवार, उससे अच्छा हम बोल दें घुड़सवार। सुनने में भी अच्छा है और शब्द भी हमारा छोटा हो गया। तो ऐसे छोटे करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। अब हमारा आता है समास विग्रह। समास विग्रह किसको कहें? समास विग्रह अर्थात जो हमने समास बनाया था उसको वापस वास्तविक स्वरूप में लिख दें। समझ में आ रही है बात? जब हम उसको यानी कि जो समास बनाया उसको वापस वाक्यांश में या शब्दों के समूह में लिख दें, तो वो क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। विग्रह यानी किसी चीज को अलग करना, उनको अलग करना। तो हमने समास को अलग किया, अब समास को अलग किया तो निश्चित है वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। जो पहले उसका रूप था वही रूप उसका आ जाएगा, तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से
समझ में आ गया होगा। अब आते हैं समास के मुख्यतः दो पद। अब पहली बात तो पद किसको कहते हैं, है ना। पद और शब्द में कोई अंतर नहीं। शब्द को हम पद कह सकते हैं, तो यहाँ पर भी पद का अर्थ शब्द ही है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम शब्दों को शब्द कहते हैं तो हैं ये, फिर उसको पद क्यों कहें? ये प्रश्न तो बन सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि जब हम शब्दों को व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में बांध देते हैं, आपको पता है वाक्य लिखने का अपने आप में एक निश्चित नियम होता है। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। हिंदी में भी हमारे यही है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो जब इस फॉर्म में हमारा बनता है, सॉरी इंग्लिश में आपका बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, हमारे वर्ब यानी क्रिया सबसे बाद में आती है एंड ऑब्जेक्ट पहले आता है यानी कर्म पहले आता है। तो जब नियम से शब्द वाक्यों में आ जाते हैं तब उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो अब हमारे समास के समास में पद मुख्यतः दो ही हैं। अब ये दो पद यानी दो पद का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब हम वाक्यांशों में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, शब्द समूह में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन परेशानी कहाँ है, जब हम उनको छोटा करते हैं ना, छोटा बिल्कुल, भाई छोटा करना ही तो समास है। तो जब हम उनको छोटा करते हैं तो कितना भी छोटा कर लें, दो चीज़ों का मिला हुआ रूप है, इसका मतलब यह है कि दो चीज़ें यानी दो शब्द तो उसमें होंगे ही होंगे। हम उनको कितना भी छोटा कर लें लेकिन दो शब्द यानी दो पद तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उन दो शब्दों में पूरा वाक्यांश छुपा हुआ है, इसलिए हम उनको पद कहते हैं। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व यानी जो पहले आ जाए, उत्तर पद यानी जो बाद में आ जाए। भाई दो शब्द साथ में आ रहे हैं तो जो पहले नंबर पे आया वो पूर्व पद है, जो बाद सेकंड नंबर पे आ रहा है वो उत्तर पद है। उसके बाद हम आते हैं समास के भेद पर। समास के 6 भेद होते हैं। ये भेद तो आपको हर एक जगह पढ़ने पड़ेंगे। संज्ञा में भी भेद, सर्वनाम में भी भेद, विशेषण में भी भेद, क्रिया में भी भेद, हर जगह भेद ही भेद हैं। तो यानी कि जब सब में है तो समास में भी है, भाग होना निश्चित है। तो इसी तरीके से समास में भी 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब हम इनको बिल्कुल अलग अलग से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी वो समास जिसमें उत्तर पद प्रमुख हो, प्रधान हो, यानी जो मेन इंपॉर्टेंस जो है वो दूसरे नंबर पद की होगी, उत्तर पद की होगी। ठीक है, यानी पूरा वाक्यांश किस पर डिपेंड होगा, उत्तर पद पे, पीछे वाले शब्द पर। ठीक है, और दोनों शब्दों के बीच में से कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह जिन्हें हम विभक्ति भी कहते हैं, आप लोगों को मैंने कारक पढ़ाए हैं, आपने पढ़े भी हैं। 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अयो। तो हमने कर्ता के भेद के साथ उनके चिन्ह भी पढ़े हैं। तो तत्पुरुष समास में ये सारे चिन्ह नहीं होते, उसका लोप हो जाता है। लोप हो जाना यानी छिप जाना, यानी जब हम इनका समास विग्रह करेंगे तब ये कारक चिन्ह उनके बीच में होंगे, लेकिन जब हम समास बनाएंगे, इनका संक्षिप्तीकरण करेंगे, इनको छोटा करेंगे, तब उनका लोप हो जाएंगे। लोप हो जाएगा यानी वो छिप से जाएंगे। अब तत्पुरुष समास के अभी मैंने दो उदाहरण तो दिए ही थे, राजकुमार और घुड़सवार। राजा का कुमार, का बीच में आ रहा है, का कारक चिन्ह है। घोड़े पर सवार, पर भी आ रहा है, अधिकरण कारक है। ठीक है, इसी तरीके से गंगा जल। अब गंगा जल में गंगा तो पहले आ गया, इसलिए वो कौन सा है, पूर्व पद। और जल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जल किसका है, गंगा का है। ये हमारा कौन सा हो गया, उत्तर पद। और अब हम इसका समास विग्रह करें
तो क्या आएगा, गंगा का जल। यहाँ पर का लोप हो रहा है। अभी मैंने घुड़सवार में पर का लोप है। इसी तरीके से तो मुझे यकीन है कि आपको तत्पुरुष समास भी समझ में आ गया। इजी है, बहुत ही सरल है भाई। जहाँ पर उत्तर पद यानी दूसरा पद मुख्य हो और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ आप समझते हैं, द्वंद्व यानी बराबरी का युद्ध। हम तो नध्वरा के हैं, आपने सुना होगा कि बराबर का द्वंद्व है। जब यहाँ पर कुश्ती का प्रोग्राम होता है तो बराबर वेट वाले लड़ते ना, एक ज़्यादा और दूसरा कम वाला थोड़ी लड़ता है, दोनों बराबर वाले लड़ते हैं। तो उसका अर्थ होता है बराबर। द्वंद्व का अर्थ है बराबर। तो जिस समास में दोनों पद बराबर हो, दोनों ही पद प्रधान हो, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास। यानी कि जिस समास में दोनों पद बराबर हो और ये जो शब्द है और, यानी दोनों पदों के बीच में और वाला जो शब्द है उसका लोप हो जाए, यानी वो छिप जाए, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास को जब हम लिखते हैं तो हमेशा योजक चिन्ह, विराम चिन्ह आपने पढ़े होंगे 5th क्लास में, तो उसमें आपने योजक चिन्ह जरूर पढ़ा होगा, दो शब्दों के मध्य में लगता है। अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। हाँ, एक लाइन खींची सी होती है दो शब्दों के बीच में, उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो द्वंद्व समास को पहचानने का सीधा तरीका यह है, दोनों पद बराबरी के हैं और उनके बीच में से और हटाकर योजक चिन्ह लगा हुआ है। जैसे माता और पिता, माता पिता, दिन और रात, दिन दिन रात, सुबह शाम, सुबह और शाम। ठीक है, खट्टा और मीठा, खट्टा मीठा। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण हैं, द्वंद्व समास के। इसके बाद आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास का अर्थ होता है जहां पूर्व पद संख्यावाची। संख्यावाची आपको पता है, जिन शब्दों में नंबर्स आते हों, ऐसे शब्द संख्यावाची शब्द कहलाते हैं। तो जिस पद में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, यानी कि उस शब्द का विशेषण बन जाए, वो शब्द विशेषण के रूप में हो और वो संख्यावाची हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और इस समास को पहचानने का दूसरा मुख्य चीज क्या है कि हमेशा वो चीज समूह में होगी। निश्चित बात है भाई, संख्या में आ रही है, नंबर्स में आ रही है, तो नंबर्स की चीज तो ग्रुप में ही आती है, समूह में ही आती है। ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह है ना। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। पंचानन, 5 सिर का समूह। तो ये इस तरीके से बहुत बहुत सरल चीज है। जहां पर भी नंबरिंग आ जाए, जहां पर भी नंबर आ जाए, संख्या आ जाए, वहां पर द्विगु समास कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा अव्ययी भाव समास। आपने अव्यय पढ़े होंगे 5th क्लास में। अव्यय किसको कहते हैं, अव्यय कहते हैं जो परिवर्तित ना हो, ऐसे शब्द जो बिल्कुल परिवर्तित ना हो, कोई भी रीजन आ जाए, काल बदल जाओ, क्रिया बदल जाओ, कर्ता बदल जाओ, लिंग बदल जाओ, वचन बदल जाओ, लेकिन इतना सब बदलने के बाद भी अगर कोई शब्द नहीं बदलता है तो उसको हम कहते हैं अव्यय। बस जब हमको अव्यय समझ में आ गए तो अव्यय समास भी हमको समझ में आ सकता है। ठीक है, यानी उत्तर पद नहीं, पूर्व पद अव्यय हो, यानी दोनों पदों में से जो पहले नंबर का पद है वो अव्यय होगा, और उसकी वजह से पूरा शब्द जो हमारे पास समासिक पद है वो पूरा ही अव्यय बन जाता है। यानी पहला पद अव्यय है और उसके कारण पूरा समास अव्यय हो जाता है, यानी पूरा समास ही अव्यय, वो किसी तरीके से बदलेगा नहीं। उसको हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। जैसे कि प्रतिदिन, प्रति अव्यय है। ठीक है, दिन, दिन के साथ मिला। अब दिन को अगर हम अकेले को उपयोग लेंगे तो दिन का दिनों भी कर सकते हैं, वो परिवर्तित। लेकिन अगर दिन के साथ प्रति मिल गया, प्रति अव्यय है तो प्रतिदिन, फिर प्रतिदिन का प्रतिदिनों नहीं होता, वो कभी प्रतिदिनों नहीं होगा, वो प्रतिदिन ही होगा। तो इसी तरीके से पूरा समास क्या हो गया है, अव्यय हो गया है। तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, अव्यय भाव समास। उसके बाद आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्म को धारण करना,
उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। अब ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। समास में क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि जिस समास में उत्तर पद यानी पहला पद विशेषण हो, और सॉरी, उत्तर नहीं, पूर्व पद। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। हमने विशेषण विशेष्य पढ़े थे और उसमें मैंने बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है और विशेषता अपने आप में विशेषण है। तो जहाँ पर विशेषण पहले और विशेष्य बाद में, यानी ये दोनों ही पैर के रूप में, जोड़े के रूप में हमारे सामने आते हैं कि पहला पद विशेषण है और दूसरा पद हमारे विशेष्य का है। तो ऐसी स्थिति में जब ये जोड़े के रूप में हमारे सामने आए तो हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का सीधा से बहुत सारे उदाहरण है, जैसे कमल नयन। ठीक है, कमल तो विशेषता हो गई, कमल के समान। ठीक है, और नयन विशेष्य है क्योंकि विशेष्य की विशेषता बताए जाने वाले विशेषण कहलाता है। ठीक है, मृग नयन, हिरण की जैसी आंखों वाला, यानी कि यहाँ पर भी मृग के समान आंखें, तो नयन तो विशेष्य हो गया और मृग विशेषता हो गई। तो जहां पर विशेषण और विशेष्य एक साथ पैर के रूप में आ जाए वो समास कर्मधारय समास कहलाता है। अंतिम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं? जहां पर न पहला पद इंपॉर्टेंट हो न दूसरा। अभी तक जो हमने 5 समास पढ़े उसमें कहीं दोनों पद बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं पहला पद इंपॉर्टेंट है, कहीं दूसरा पद इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जहां दोनों में से कोई भी एक इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है। उन दोनों को मिलाने से कोई अगर तीसरा प्रचलित अर्थ निकल रहा है, कोई अलग ही अर्थ निकल रहा है, या उसको बोलने पर हमारा ध्यान किसी एक विशेष चीज की तरफ चला जाए तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है लंबोदर। ठीक है, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, पूर्व पद है लंबा, उदर यानी पेट, लंबा है उदर जिसका यानी ऐसा कि जिसका पेट लंबा है। अब जैसे ही हम लंबोदर कोई भी हमारे आसपास बोलेगा हमारा ध्यान गणेश जी की तरफ चला जाएगा, निश्चित है, क्योंकि हमारे यहाँ लंबोदर गणेश जी को। अब लंबा है पेट जिसका, लंबा पेट तो हाथी का भी हो जाता है, लंबा पेट गेंडे का भी होता है, लेकिन हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्री गणेश की तरफ ही जाता है, यानी कि न हमारा ध्यान पेट पर है न हमारे उसके लंबे होने पर है, हमारा ध्यान किसी तीसरी चीज पर है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज बोला, चतुर्भुज यानी 4 भुजा जिसकी, लेकिन चतुर्भुज बोलते ही हमको 4 भुजा ईश्वर की याद आती है। ठीक है, पंचामृत, जहां पर 5 अमृत मिले हुए हों, ये कौन सा समास हुआ? ये संख्यावाची समास आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? द्विगु समास। लेकिन अगर मैं बोलूं पंचानन, पंचानन 5 है सर जिसके, दत्तात्रेय भगवान के 5 सिर माने गए हैं, तो पंचानन बोलते ही उनका ध्यान आएगा। दशानन 10 वर्ड आ रहा है आगे, लेकिन हम फिर भी इसको द्विगु समास में नहीं लेंगे, हम इसको कहाँ लेंगे? बहुव्रीहि में लेंगे, क्योंकि दशानन बोलते ही हमें रावण का ध्यान आता है। तो जहाँ पर दोनों पद प्रमुख न होकर कोई तीसरा ही अर्थ निकलने वाला हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब बहुव्रीहि समास की जो विशेषता है वो विशेषता ऐसी है, 2 समास के साथ हमारी मिलती हुई होती है। एक तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया द्विगु समास का, और दूसरी है कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास में करीब करीब सभी जो उदाहरण आते हैं वो सारे कर्मधारय समास और द्विगु समास के ही आते हैं। अब
लेकिन फिर भी इनमें अंतर है और उसको पहचानना उपयोग के आधार पर, हम कहाँ इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं उस आधार पर हम पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ये कहे को ओहो नीलकंठ बड़ा सुंदर नाच रहा है, तो वहाँ पर तो एग्जाम्पल कर्मधारय समास का ही होगा, क्योंकि अगर नीलकंठ नाच रहा है यानी कि मोर नाच रहा है। मैं नीलकंठ के दर्शन गई यानी मैं शिव जी के दर्शन गई। ठीक है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। पहला कर्मधारय का है, दूसरा बहुब्रीहि समास का है। तो हम उपयोग के आधार पर इनमें अंतर कर सकते हैं। अगर समास विग्रह करके देखें उपयोग के आधार पर हमको समास विग्रह करना पड़ेगा, और जहाँ पर दोनों में अंतर आ जाए तो वो उसी आधार पर या तो बहुब्रीहि हो जाएगा या द्विगु हो जाएगा या कर्मधारय का हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है दिव्य है दृष्टि जो, ठीक है, किसी के भी बारे में ये बात कह सकती हूँ कि उसकी दृष्टि दिव्य है, तो वो कर्मधारय में आ जाएगा। लेकिन अगर समास विग्रह इस तरीके से होता है कि दिव्य है दृष्टि जिसकी, तो वो जिसकी दृष्टि तो दिव्य किसकी हो सकती है, ईश्वर की ही हो सकती है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि होगा। इसी प्रकार से चार भुजाओं वाला है, वह व्यक्ति चार भुजाओं वाला है, तो वह द्विगु समास है। और चार भुजाएं हैं जिसकी यानी विष्णु, तो वह विष्णु भगवान का हिसाब से बहुव्रीहि होगा। तो ये अंतर हमें सिर्फ प्रयास के द्वारा ही सोल्व हो जाएगा और उपयोग के आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं। यही हमारे समास का जो पूरा टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इसकी समाप्ति के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार अपनी बुक खोलकर इसका आप अध्ययन जरूर करें। एक बार आप रीडिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये समास समझ में आ जाएगा। ये अध्ययन बिंदु हमारे लिए पहली बार है, लेकिन सरल बिंदु है, इसे समझने में आसानी होती है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे अवश्य बात करें।